चलो देखिए, वीड साइंस जनरल इंट्रोडक्शन शुरू करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर वगैरह हैं वीड साइंस से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए, ये जो शब्द है वीड, ये किसने दिया था? टर्म वीड, ये जो वीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरपतवार। ये शब्द दिया किस वैज्ञानिक ने था? वैज्ञानिक का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, जेत्रो टुल। ठीक है, इनकी एक किताब है और सभी लोग उस किताब का नाम भी जानते हैं, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। किताब का नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसी किताब में इस खरपतवार का सबसे पहली बार यूज़ किया है, वीड शब्द का यूज़ किया है। वीड का डिस्क्रिप्शन भी जेट्रो टुल ने कहा है, इस किताब में दिया हुआ है। इसलिए जेट्रो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। इसी किताब में तो इन्होंने टिलेज के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ टिलेज भी किसको कहा जाता है? जेट्रो टुल को ही कहा जाता है। इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, भाई वीड है, खरपतवार है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खरपतवारों से बचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। 2-3 ही तो प्रॉब्लम आती हैं, एक इंसेक्ट की प्रॉब्लम, डिसीज़ की प्रॉब्लम और खरपतवार की प्रॉब्लम। ये 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो खरपतवार के ऊपर स्टडी करने के लिए कहीं ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया होगा, जहाँ पर खरपतवार को लेकर हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इंस्टीट्यूट की, तो एक इंस्टीट्यूट है आपका, 1989 की बात है ये, 1989। ठीक है, जगह कौन सी है? जबलपुर। कहाँ पड़ता है ये जबलपुर? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस ये कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कब बना था? 1989 में। ठीक 10 साल बाद, 10 साल बाद, यानी कि आपका 10 साल बाद, 10 साल क्यों, हाँ 10 साल बाद, ये 2009 में इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया। एक्चुअल में इसका थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया। ये नेशनल रिसर्च सेंटर था, इससे बड़ा होता है एक डायरेक्टरेट। इंस्टीट्यूट वही है, सब कुछ वही रहता है, बस जैसे अपने डेजिग्नेशन पद होते हैं ना वो बढ़ा देते हैं अपन, ऐसे ही इस इंस्टीट्यूट का भी डेजिग्नेशन बढ़ा दिया। इसको नेशनल रिसर्च सेंटर से बना दिया डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। क्या नाम रख दिया इसका? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन DWSR। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसका नाम? DWSR, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। उसके बाद 2014 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। इसमें से ये जो साइंस शब्द है ना, इसको हटा दिया। क्या रख दिया इसका नाम बदल के? डायरेक्टरेट ऑफ साइंस हटा दिया, तो क्या बचा? वीड रिसर्च। शॉर्ट में कह दिया इसको DWR। और आज प्रेजेंट में भी हम इसी नाम से इसको जानते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट को रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आंखें बंद करके आंसर क्या लगा देना? जबलपुर। क्योंकि खरपतवार के ऊपर जितनी भी स्टडी हो रही है सब कुछ कहाँ पर हो रही है? जबलपुर में ही हो रही है। ठीक है, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। ठीक है, 2009 में इसको बदल दिया डायरेक्टरेट में, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। फिर 2014 में साइंस शब्द यहाँ से हटा दिया और इसका नाम हो गया डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। अच्छा, एक सोसाइटी भी है इसके ऊपर। सोसाइटी का नाम क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस है, ये पहले जबलपुर में नहीं थी, इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था हिसार, हरियाणा में।
कहाँ पर बनाया गया था इसको? हिसार, हरियाणा में। बाद में पता कहा कि भाई सब कुछ जब जबलपुर में ही है तो इस अकेले को हरियाणा हिसार में रख के क्या करना है, इसको भी जबलपुर ही शिफ्ट कर दो। तो बाद में फिर ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस है इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? इसको भी हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्टार्टिंग में बना कहाँ पर था? हिसार हरियाणा में। बाद में फिर इसको शिफ्ट कर दिया जबलपुर मध्य प्रदेश में। और इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस से एक पब्लिकेशन भी निकलता है अपना, और वो पब्लिकेशन है इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। यहाँ लिख लेते हैं, पब्लिकेशन का नाम क्या है? इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस ये पब्लिकेशन है। ठीक है, ये पब्लिकेशन कहाँ से रिलीज होता है आपका? इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस से, जो कि आज कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। लेकिन पहले कहाँ थी ये? हिसार हरियाणा में। बात समझ में आ गई इतनी? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाओ अपन खरपतवार की डेफिनेशन पर कि खरपतवार को आप डिफाइन कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले तो फादर की बात कर लें अपन, जेथरो टुल। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या कहा है खरपतवार के बारे में? इन्होंने भी अपनी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो किताब है उसके अंदर खरपतवार को डिफाइन किया होगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा। इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। इन्होंने कहा वीड्स आर द प्लांट विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड। क्या बताया इन्होंने? कि वीड आर द प्लांट वेयर वीड आर द प्लांट विच ग्रो where they are not wanted। खरपतवार ऐसे पौधे हैं जो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ये किसने कहा? जेट्रो टुल ने। और सबसे बढ़िया डेफिनेशन है ये। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि खरपतवार ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट हैं जो ऐसी जगह पर जाकर ग्रो होते हैं जहां हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। देखो, अभी तक हमारे दिमाग में छवि क्या बनती है? खरपतवार का मतलब चीनोपोडियम अल्बम होगा, फेलेरिस माइनर होगा, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस होगा, पार्थीनियम स्टोपोरस होगा। ये खरपतवार हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसे पौधे आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खरपतवार फसल भी हो सकती है। जैसे कि आपने गेहूं की फसल लगा रखी है, गेहूं की फसल में मान लो ये फील्ड है आपका एक, इस फील्ड में मेन क्रॉप कौन सी है आपकी? गेहूं है, वीट है। ठीक है, इसमें मान लो कोई आपको मस्टर्ड का प्लांट मिल जाए। इस वीट फील्ड के अंदर, ये वीट का फील्ड है और इस वीट फील्ड के अंदर मस्टर्ड का प्लांट है, तो ये मस्टर्ड का प्लांट, क्या आपको ज़रूरत है मस्टर्ड के प्लांट की इस गेहूं के खेत में? नहीं है ना। तो ये मस्टर्ड का प्लांट भी क्या कहलाएगा? आपका वीड कहलाएगा। मान लो मस्टर्ड का फील्ड है, फील्ड किसका है? मस्टर्ड का फील्ड है, और इस मस्टर्ड के फील्ड में आपको कोई गेहूं का प्लांट मिल जाए। अब आप कहोगे सर गेहूं खरपतवार थोड़ी होता है, मस्टर्ड खरपतवार थोड़ी होता है। बात वो नहीं है कि कौन सा खरपतवार है और नहीं है। हमारा पॉइंट सिर्फ वही है कि ऐसा प्लांट, अब वो प्लांट कुछ भी हो सकता है, किसी फसल का प्लांट भी हो सकता है, जो हमारे लिए उस जगह पर किसी काम का नहीं है। हमने यहाँ पर सरसों की खेती कर रहे हैं, मस्टर्ड की खेती कर रहे हैं। उस सरसों की खेती में, मस्टर्ड की खेती में अगर गेहूं का कोई प्लांट है तो वो गेहूं का प्लांट हमारे लिए क्या कहलाएगा? वीड कहलाएगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। गेहूं की खेती कर रहे हैं, उसमें अगर सरसों का कोई पौधा है तो वो हमारे लिए वीड कहलाएगा। चने का कोई पौधा है तो वो हमारे लिए वीड कहलाएगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी कि खरपतवार क्या है? ये वो प्लांट है जो ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जहाँ हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई? ठीक है, और भी कई तरीके हैं खरपतवार को डिफाइन करने के। जैसे एक है अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये डेफिनेशन भी बहुत शानदार है। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन सारी चीज़ें इसमें बता दी। इन्होंने कहा है इस डेफिनेशन बताया गया कि अनवांटेड प्लांट, अनऐच्छिक प्लांट है। खरपतवार क्या है? ऐसे अनऐच्छिक प्लांट, ऐसे अनवांटेड प्लांट जो गलत समय पर और गलत जगह पर उगाए हैं। ऐसे प्लांट जो गलत समय पर और गलत जगह पर उगाए हैं वे क्या हैं? आपके खरपतवार हैं।
इसमें बस आपको प्लांट समझना है, बस यहाँ पर आपको मन में दिमाग में वो नहीं करना कि वो फेलेरिस माइनर होगा तो ही खरपतवार माना जाएगा, या कोई ऐसा प्लांट जो हमारे किसी काम का नहीं है वही खरपतवार माना जाएगा। नहीं, आपकी फसल, कोई दूसरी फसल, इवन कोई दूसरी वैरायटी भी है ना, जैसे कि मान लो ये राइस का फील्ड है, पैडी फील्ड है, ठीक है, ये पैडी फील्ड है। आप यहाँ पर मान लो सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जब सीड प्रोडक्शन अपन करते हैं तो यहाँ पर हमको जेनेटिक प्योरिटी और उसकी फिजिकल प्योरिटी, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी हमको मेंटेन करनी पड़ती है सीड प्रोडक्शन में। अब मान लो ये पैडी फील्ड है, यहाँ पर हमने एक्स वैरायटी लगाई हुई है। कौन सी वैरायटी लगाई है? एक्स वैरायटी। इस फील्ड के अंदर मान लो कोई वाई वैरायटी का एक प्लांट लगा हुआ है, वाई वैरायटी का प्लांट लगा हुआ है तो ये भी किसका? पैडी का ही है तो ये भी पैडी, लेकिन वैरायटी अलग है। हमारा जो फील्ड है उसके अंदर वैरायटी कौन सी है? एक्स। उसके अंदर कोई दूसरी वैरायटी है पैडी ही, लेकिन वैरायटी कोई दूसरी है, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? खरपतवार ही कहलाएगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है सीड प्रोडक्शन के टाइम पर। क्योंकि अगर ये खरपतवार, ये पैडी रहेगा तो इसके सीड इस सीड से दूसरे अलग रहेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जेनेटिक वेरिएशन रहेगा। ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, तो उससे जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है वो खराब होगी। तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरी वैरायटी का प्लांट भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? खरपतवार कहलाएगा। कोई भी ऐसा प्लांट, क्योंकि ये जो वैरायटी है वाई, वो हमने यहाँ नहीं लगाई है, मतलब ये वैरायटी गलत जगह पर उगाई है और गलत समय पर उगाई है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अनवांटेड प्लांट है हमारे लिए, तो ये भी क्या है? आपका खरपतवार होता है। और कोई तरीका? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लो खरपतवार को और कैसे डिफाइन करें। कोई भी अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड प्लांट विच compete with the main crop for, भाई कोई भी अनवांटेड अनैच्छिक प्लांट जो फील्ड में है और हमारी मेन फसल के साथ कॉम्पीट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, किस चीज़ के लिए? पानी के लिए। भाई कोई फील्ड है, जैसे कि मान लो इस फील्ड के अंदर, जैसे कि ये रहा वो फील्ड, इस फील्ड के अंदर अपन ने एक्स क्रॉप लगा रखी है और इसके अंदर एक खरपतवार का पौधा लगा हुआ है। आप कहोगे लगा रहने दो, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है इस पौधे से? लगा रहने दो, समस्या बहुत है। ये खरपतवार है, अब ये इस फील्ड में लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, ये खरपतवार का पौधा, ये वीड जो है वो ग्रो करेगा तो ग्रो करने के लिए इसको पानी चाहिए। क्या आप इसको ग्रो कराना चाहते हो? पानी आप जो दे रहे हो इरिगेशन, वो खरपतवार को देना चाहते हो क्या? नहीं, हम इरिगेशन किसको दे रहे हैं? क्रॉप को दे रहे हैं, लेकिन इरिगेशन का यूज कौन कर रहा है? ये खरपतवार कर रहा है। यानी कि ये पानी के साथ कॉम्पिटिशन करेगा। जो पानी हमारी फसल को मिलना चाहिए वो पानी कौन लेके जा रहा है? खरपतवार। यानी कि ये खरपतवार हमारे फसल के साथ पानी के लिए कंपटीशन करेगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन होगा। आप इस अपनी फसल को न्यूट्रिएंट दोगे, एनपीके दोगे, ठीक है, तो क्या इसको रोक लोगे? ये भी उसी फील्ड में लगा हुआ है, आप रोक नहीं सकते। अगर आप फील्ड में एनपीके डालोगे तो क्रॉप तो लेगी ही लेगी, साथ में ये जो खरपतवार उस फील्ड में लगा हुआ है ये भी एनपीके को एब्जॉर्ब करेगा। और आप नहीं चाहते कि हमारा एनपीके खरपतवार को मिले, क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका है ही नहीं, ये तो हमारे लिए खराब है, तो हम इसको क्यों एनपीके दें, क्यों इसको पानी दें? तो लेकिन अगर ये फील्ड में है तो ये पानी भी लेगा, एनपीके भी लेगा, तो ये न्यूट्रिएंट के लिए भी दिक्कत देगा। दूसरी बात, स्पेस के लिए जगह घेरेगा, वो अलग। भाई हम लोगों ने प्लांट को एक प्रॉपर स्पेसिंग पर, रो टू रो स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हमने मेंटेन कर रखी, जिससे उनके बीच में कम से कम कंपटीशन हो। ये खरपतवार रहेगा तो हमारी क्रॉप ज्योमेट्री को बर्बाद करेगा। प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग हमने जो बना रखी थी, जिससे कम से कम कंपटीशन हो प्लांट के बीच में, वो कंपटीशन को जो और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये मान लो दो रो के बीच में लग गया तो क्या होगा? इस वाले प्लांट के लिए भी कंपटीशन करेगा, उधर वाले प्लांट के लिए भी कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो स्पेस के लिए भी कंपटीशन होगा, जगह के लिए मारामारी होगी, ठीक। इसके अलावा लाइट के लिए, ठीक है, मान लो कोई खरपतवार है, उसकी अगर मान लो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा घना है कि उसने मेन क्रॉप को ही छुपा दिया, तो सूरज की रोशनी अपनी मेन क्रॉप तक जाएगी ही नहीं, मेन क्रॉप पर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, सीड प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर लाइट के लिए भी कॉम्पिटिशन होगा। तो ऐसे प्लांट जो कि अपनी मेन फसल के साथ कॉम्पीट करें, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वे भी क्या बोलते हैं? खरपतवार होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है कि सर प्लांट लगा हुआ है फील्ड में तो लगा रहने दो, क्या समस्या है? समस्या, ये सारी समस्याएं आती हैं।
और जब इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन होगा तो हमारी जो मेन क्रॉप है इसकी जो उपज है वो डिक्रीज होगी, वो कम हो जाएगी। तो ये खरपतवार की डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन फीचर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खरपतवार के जो फीचर है ना वो बड़े गजब के हैं। ऐसे फीचर्स अगर अपनी क्रॉप के अंदर होते ना तो गजब कर देता, मतलब आज तो एग्रीकल्चर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता अगर जो फीचर्स अपने इस खरपतवार के अंदर हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर खरपतवार के अंदर जो पाए जाते हैं वो अगर अपनी उसके आधे फीचर भी अगर अपनी क्रॉप के अंदर होते तो क्रॉप का उत्पादन कहाँ से कहाँ होता। क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके अंदर, देखो भाई। सबसे पहला, ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए भी टॉलरेबल होते हैं। वीड जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेट टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है हाई टेम्परेचर चला जाए, ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए तो अपनी फसल तो बेकार हो जाएगी, लेकिन खरपतवारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कम टेम्परेचर हो जाए, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर हो जाए तो हमारी फसल जो है उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। हो सकता है ड्रॉट कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ जाए, पानी की बहुत कमी आ जाए, ऐसी समस्याओं ऐसी कंडीशंस में हमारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, लेकिन खरपतवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूखा पड़ जाए तो भी ये फील्ड में बने रहते हैं। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कैसे होते हैं? ये टॉलरेंट होते हैं। ये एक सबसे बेहतरीन फीचर है इसके अंदर, इन्हीं के लिए। हमारे लिए तो बहुत बेकार चीज़ है ये। क्यों है ये फीचर? काश ये फीचर नहीं होता तो बहुत सारे खरपतवार तो अपने आप ही मर जाते, लेकिन नहीं मरते क्योंकि उनके अंदर टॉलरेबल कंडीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए टॉलरेट होते हैं। दूसरा, ये हाईली कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव नेचर के होते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव नेचर के होते हैं। क्यों भाई इतने ज़्यादा गुस्सैल और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये सभी की सभी वाइल्ड नेचर के होते हैं, जंगली होते हैं। खरपतवार सबकी सब कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट सभी खरपतवार कैसे होते हैं? वाइल्ड नेचर के होते हैं। और जितने भी वाइल्ड नेचर के होते हैं वो सब कैसे होते हैं? खूंखार, एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव होते हैं। अगर आपकी मेन फील्ड में खरपतवार लगा हुआ है तो जितनी तेज़ी से आपकी मेन फील्ड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उतने उससे दुगनी तिगनी तेज़ी से खरपतवार न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इरिगेशन दोगे तो जितना ज़्यादा यूज़ प्लांट आपका मेन क्रॉप नहीं कर पाएगा उस इरीगेटेड वाटर का, जितना ज़्यादा आपका खरपतवार यूज़ करेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है। और जितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव नेचर का होगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इसके अंदर है कि ये कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव नेचर का होता है। उसके बाद अपन बात करें, इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और इरेडिकेट, इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर सकते? देखो क्या क्या वजह हैं। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। एक वजह तो ये रही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गेहूं की फसल देखी होगी, सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, इस गेहूं की फसल में, गेहूं के प्लांट में जहाँ पर हम गेहूं की खेती करते हैं, वहाँ पर एक खरपतवार लगता है और बड़ा खतरनाक है वो, फेलेरिस माइनर। खरपतवार का नाम क्या है? फेलेरिस माइनर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गेहूं का मामा। गेहूं, मेरी हिंदी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। गेहूं का मामा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? गेहूं का मामा, फेलेरिस माइनर। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में दो पौधे मैंने दिखाए हैं। एक तो है ये गेहूं, वीट, और दूसरा आप देख सकते हो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है फेलेरिस माइनर। इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूँ ना, ये तो खैर रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई है, दोनों के अंदर स्पाइक्स आ चुकी हैं, तब आप इसको पहचान पा रहे हो कि भाई ये फेलेरिस माइनर अलग दिख रहा है, ये गेहूं अलग दिख रहा है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में आप जाओ ना तो आप पहचान नहीं सकते। अभी देख लो, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा दूँ, इसको और इसको दोनों को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो देखो ये फेलेरिस माइनर की पत्तियाँ देख लो आप, ये
आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये फेलेरिस माइनर की लीफ है कि गेहूं की लीफ है, बिल्कुल डुप्लीकेट एक जैसे लगते हैं। इनिशियल स्टेज में तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो आपका वेजिटेटिव स्टेज कहें अपन उसे, तब तो आप गेहूं को और फेलेरिस माइनर को पहचान ही नहीं सकते, ये दोनों इतने ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। तो एक समस्या तो ये है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होने की वजह से इनकी पहचान ही नहीं कर पाते कि कौन सी अपनी मेन क्रॉप है, कौन सी अपनी खरपतवार है, कंट्रोल किसको करें। तो यहाँ पर बड़ी समस्या आती है। ठीक है, ये फेलेरिस माइनर के ऊपर मैं और देखो एक चीज़ बता दूँ, इसको कंट्रोल करने के लिए एक हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है आइसोप्रोट्यूरोन। खरपतवार है, सॉरी, एक हर्बिसाइड है जिसका नाम क्या है, आइसोप्रोट्यूरोन। इसके बारे में एक और बात आपको बता दूं, ये आइसोप्रोट्यूरोन जो है वो हाईएस्ट कंजप्शन है इसका इंडिया के अंदर, हाईएस्ट कंजप्शन। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा यूज़ होता है आपका हर्बिसाइड, यही आइसोप्रोट्यूरोन। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंजप्शन और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर इसी आइसोप्रोट्यूरोन का ही होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के अंदर तो हालत ये है कि इस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इतना ज़्यादा आइसोप्रोट्यूरोन यूज़ किया है कि ये फेलेरिस माइनर रेजिस्टेंट हो चुका है आइसोप्रोट्यूरोन के लिए। वहाँ पर अब हालत ये है कि आप आइसोप्रोट्यूरोन चाहे जितना दे दो, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसलिए पंजाब और हरियाणा के केस में, पंजाब में जाओ या हरियाणा के केस में आप जाओ तो वहाँ पर अब आइसोप्रोट्यूरोन का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर आइसोप्रोट्यूरोन की जगह पर दूसरा अपन हर्बिसाइड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सल्फोसल्फ्यूरोन। सल्फोसल्फ्यूरोन का यूज़ हो रहा है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि भाई आइसोप्रोट्यूरोन का अल्टरनेटिव क्या है, तो वो है सल्फोसल्फ्यूरोन। जहाँ पर आइसोप्रोट्यूरोन के लिए रेजिस्टेंस आ गया है इस फेलेरिस माइनर में, तो वहाँ पर अब सल्फोसल्फ्यूरोन का यूज़ किया जा रहा है। तो एक तो भाई ये अच्छी इसके अंदर फीचर है कि भाई मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एकदम सिमिलर होती है। उसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर, ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है, सीड प्रोडक्शन। ये कैसा सीड प्रोडक्शन लिखा है, सीड प्रोडक्शन। ऐसा क्या है भाई, इतना खतरनाक सीड प्रोडक्शन ये करते हैं, ओए होए। इतना अगर अपनी मेन क्रॉप में हो जाए ना, तो क्रॉप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, एक अकेला प्लांट ही आपको माला माल कर दे, इतना ज़्यादा सीड प्रोडक्शन। लेकिन वो अपनी मेन फसल में नहीं होता, ये यहीं पर होता है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि ये वाला प्लांट आप देखो, इस प्लांट को आप सभी देखे होंगे, आपने ये प्लांट भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, वो तो अभी मैंने बता ही दिया, फेलेरिस माइनर। ये आप देख रहे हो वो यही है, ये फेलेरिस माइनर। इसको भी आपने देखा होगा, इसको बथुआ बोलते हैं, चिनोपोडियम अल्बम। ये आपका पता है, इसको हिंदी में कहते हैं चौलाई। चौलाई, इसकी वेजिटेबल भी खाते हैं अपन, सब्जियां भी खाते हैं, चौलाई की सब्जी बनी है, तो ये चौलाई है। बथुआ, इसकी वो अपन वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं इसको भी अपन, लेकिन है एक्चुअल में ये खरपतवार। इसका इंग्लिश नाम है एमेरेंथस, एमेरेंथस स्पीसीज का हो या विरिडिस, पूरा नाम लिख देते हैं, एमेरेंथस विरिडिस। ठीक है, ये वाला जो खरपतवार है ये है आपका चिनोपोडियम अल्बम, चिनोपोडियम अल्बम। ये बहुत कॉमन खरपतवार है, इनको आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा क्या है। चिनोपोडियम अल्बम है, ये तो आपका है ही फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर। चिनोपोडियम अल्बम को हिंदी में क्या बोलते हैं, बथुआ। बथुआ सब्जी भी खाते हैं, इसकी बथुआ की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी। अमेरेंथस विरिडिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौलाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चौलाई, अमेरेंथस विरिडिस को। अपन बात कर रहे हैं सीड प्रोडक्शन की। एक प्लांट के अंदर बताइए कितने सीड बन जाते होंगे, कितने बना सकता है बताओ, एक प्लांट के अंदर कितने सीड बनाएगा। 1 लाख, लगभग 1,96,000 सीड अकेला अमेरेंथस विरिडिस का एक प्लांट बनाता है। 1,96,000 सीड्स पर प्लांट। सोचो, 1,96,000 ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं और थोड़ा बहुत इससे कम भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ कि एक अकेला प्लांट अमेरेंथस विरिडिस चौलाई का एक प्लांट, अकेला प्लांट 1,96,000 सीड बनाता है। आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे, एक बार इसमें सीडिंग आ गई ना, इसके लिए कहावत है, इसके लिए एक कहावत है, 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। और सही बात है भाई,
एक बार अगर सीड बन गए, 1 ईयर सीडिंग, एक बार अगर सीड बन गए तो 7 सालों तक आप खरपतवार नियंत्रण ही करते रहो। इतने सारे सीड बनेंगे, ऑब्वियसली 7 साल लग जाएंगे। अगर एक बार सीडिंग हो गई, एक बार इसमें बीज बन गए तो 7 साल लग जाएंगे इसको कंट्रोल करने में। इतने सारे सीड बनते हैं। ये कहावत बन गई, इसको प्रोवर्स, एक फ्रेसेस बनाई गई है इसके ऊपर, इंग्लिश में बोलते हैं 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। एक बार बीज बन गए तो 7 सालों तक आप निंदाई गुड़ाई करते रहो, इनको कंट्रोल करते रहो। ठीक है। चिनोपोडियम अल्बम देखो, ऑन एन एवरेज 76,000 76,000 सीड पर प्लांट। कितने? 72,000 72,000 सीड्स पर प्लांट। ये भी मैं एग्जैक्ट नहीं है, ये आपका कोई सर आपने क्या काउंट कर लिए, किसी ने काउंट नहीं किए, ये ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं अपन। ऑन एन एवरेज 72,000 सीड्स पर प्लांट चिनोपोडियम अल्बम। एक अकेला प्लांट 72,000 सीड बना रहा है। ये फेलेरिस माइनर, ये भी कोई कम नहीं है, 3,000 से लेकर के 5,000 सीड पर प्लांट, ये इसका सीड प्रोडक्शन है। ऐसे बहुत सारे ढेरों हैं। ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो इतना ज़्यादा सीड प्रोडक्शन है, ये बहुत बड़ी समस्या है इसकी एक। और देखें यहाँ पर अपन परसिस्टेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? परसिस्टेंट नेचर। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का नेचर मतलब होता है इनके जो सीड है ना वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। कई सालों तक मतलब परसिस्टेंट रहते हैं। सॉइल के अंदर अगर कोई सीड इसका गिर जाए तो आपको लगेगा कि भाई इस साल इस खरपतवार नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जैसे कि मान लो ये कौन सा है आपका, वही मैंने बताया था, अमेरेंथस विरिडिस। आपको पता है इसका सीड की लॉन्गिटिविटी कितनी है? लॉन्गिटिविटी, लाइफ साइकिल आप इसको बोल सकते हो कि भाई इसका सीड जो है वो कितने सालों तक जीवित रह सकता है? 20 से 25 साल। सोचो किसको कहते हैं 20 से 25 साल। एक तो 1,96,000 सीड तो बना ही रहा है एक अकेला प्लांट। इसके बाद सीड अगर बन गए और वो सीड बन के आपके सॉइल में जाकर चले गए, आपको लगेगा कि भाई सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 सालों तक सीड जो है उसका जीवित रहता है। 20 से 25 सालों तक सोचो, 20 से 25 सालों तक इसकी सीड में लॉन्गिटिविटी रहती है। 20 से 25 सालों तक सीड जो है वो जीवित रहता है अमेरेंथस विरिडिस के अंदर। ये चिनोपोडियम अल्बम नहीं सॉरी, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस। क्या कहते हैं इसको? कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस को हिंदी में हिरनखुरी। क्या बोलते हैं इसको? हिरनखुरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिरनखुरी। तो ये जो कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस है, इसकी अगर लॉन्गिटिविटी की बात करें, इसके सीड कितने सालों तक जीवित रहते हैं? लगभग 20 सालों तक, 20 ईयर्स। मतलब ये कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस हिरनखुरी के अगर बीज ज़मीन में गिर जाएं तो 20 सालों बाद भी जर्मिनेट होते हैं। ये तो आपका फेलेरिस माइनर है ही, फेलेरिस माइनर, वही गेहूं का मामा। ये फेलेरिस माइनर की अगर हम बात करें, ये 4 से 5 साल तक इसकी लॉन्गिटिविटी है। इसके सीड की लॉन्गिटिविटी कितनी है? 4 से 5 साल, यानी कि 4 से 5 साल बाद भी ये जर्मिनेट कर सकता है। आपको लगेगा कि पहले साल हमारे फील्ड में कुछ नहीं है, कोई खरपतवार नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसी दिक्कत, ये गलत फहमी है। ये खरपतवार भाई इतना खतरनाक है कि 20 से 25 साल तक इसके सीड वहीं ज़मीन के अंदर ही रहेंगे और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब जर्मिनेट कर जाएंगे जीवित। सोचो इतने सालों तक तो इनके सीड जो है वो जीवित रहते हैं बिना कुछ किए, बिना कोई ट्रीटमेंट लिए, कुछ लिए। इतनी ज़्यादा इनके अंदर परसिस्टेंट होती है। ठीक। और ये देखो सीड मॉर्फोलॉजी, ये भी बड़ा खतरनाक फीचर है इनका। सिमिलर, एक तो मैंने बताया था सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट तो देखने में एक जैसा होता ही होता है, इवन सीड भी एक जैसे होते हैं। सिमिलर सीड मॉर्फोलॉजी, सिमिलर सीड मॉर्फोलॉजी। बताओ ये सीड और ये सीड दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? गौर से देखोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा इसमें और इसमें। ये कौन सी फसल का सीड है मालूम है आपको? बरसीम। ये है बरसीम सीड। और ये क्या है? कासनी, चिकोरियम इंटिवस। ये प्लांट है चिकोरियम इंटिवस का, चिकोरियम इंटिवस। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कासनी।
कांसनी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये इसके सीड हैं, चिकोरियम इंटिवस के सीड हैं ये। अब सोचो आप, इतने मिलते जुलते सीड, ये कांसनी इसी बरसीम के खेत में ही लगता है, और अगर एक बार इसके सीड आ गए और आपने हार्वेस्टिंग कर लिया तो ये सीड होगा इसके साथ मिक्स। ढूंढते ढूंढते पगला जाओगे, कब तक ढूंढोगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कांसनी का सीड कौन सा है, बरसीम का सीड कौन सा है। ये एक और सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ पर हमने बात की थी कि प्लांट तो एक जैसा होता ही होता है, फेलेरिस माइनर और गेहूं की बात की हमने, वहाँ पर इनिशियल स्टेज में प्लांट इतना ज़्यादा सिमिलर है कि आप पहचान नहीं पाते। ऊपर से कुछ के अंदर तो सीड भी सिमिलर है, एक जैसे सीड होते हैं तो सीड ही नहीं पहचान पाते। अगर गलती से मिक्सअप हो गया तो बस ढूंढते रहो कि बरसीम का सीड कौन सा है और इसका सीड कौन सा है, और फिर कुछ होना क्या है, फिर अपन अगले साल इसको बो देते हैं, अगले साल इसको बोएंगे तो इसमें ये सीड भी मिक्स रहता है, वो उगेगा साथ में ये भी उगेगा। समस्या ही समस्या है बहुत सारी। ठीक, वीट डोरमेंसी आ गया। और भी देखो इसकी एक दो फीचर है, जैसे कि यहाँ लिख लो, रूट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। जो रूट डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। रूट डेवलपमेंट, एक खरपतवार है आपका कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, ये वही है हिरनखुरी, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, ये रहा चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये जो कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस है, हिरनखुरी है, यहाँ से इसको बता लेते हैं। क्या बताया मैंने रूट डेवलपमेंट की, देखो इनकी जो रूट डेवलपमेंट होती है ना, वो 20 फीट नीचे ज़मीन तक चली जाती है। जो हिरनखुरी है ना, इनकी जो रूट है, रूट का जो डेवलपमेंट है वो अप टू दी 20 फीट। सोचो 20 फीट किसको बोलते हैं यार, इनसाइड दी सॉइल, मिट्टी में 20 फीट नीचे तक इनकी रूट जाती हैं। अपन मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करें तो ये मॉइस्चर कंजर्वेशन होने देंगे, 20 फीट गहराई तक इनकी रूट रहती है, पूरा की पूरा मॉइस्चर तो ये सोख लेंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इनकी रूट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इनकी गहराई तक जाते हैं। ठीक है, वीट डोरमेंसी की बात कर लें, ये भी एक बड़ी समस्या है, इनके अंदर डोरमेंसी भी पाई जाती है। वीट डोरमेंसी से क्या समस्या है कि भाई कई सालों तक, जैसे मैंने कहा ना, ये परसिस्टेंट नेचर के होते हैं। ये वाला जो फीचर है परसिस्टेंट, ये वीट डोरमेंसी से रिलेटेड है कि भाई 20 सालों बाद जर्मिनेट हुआ, मतलब इतने सालों तक वो डोरमेंट में रहा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई जग गया और एकदम से हो गया। 3 प्रकार की यहाँ पर डोरमेंसी होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होती है इन्नेट। कौन सी होती है? इन्नेट या फिर कहो प्राइमरी। इन्नेट डोरमेंसी या फिर कहो प्राइमरी डोरमेंसी। इन्नेट मतलब जन्मजात, सीड के अंदर पहले से ही है, आपने कुछ नहीं किया, उसके अंदर पहले से ही उसकी जीन की वजह से, ड्यू टू इट्स जेनेटिक, उसके जेनेटिक की वजह से, उसके अंदर पहले से ही उसके जीन ही ऐसे है जिसकी वजह से उसके अंदर डोरमेंसी आ रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक, ये तो होती है इन्नेट। एक होती है आपकी इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एक होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंड्यूस्ड डोरमेंसी, या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। ये इंड्यूस्ड डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आती है, ड्यू टू दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट वही फेवरेबल नहीं हो सकता, हाई टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर में लो टेम्परेचर हो, सूखा पड़ गया हो उस जगह पर, उस कंडीशन में वो सीड ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी या फिर आपका सेकेंडरी डोरमेंसी। एक होती है एनफोर्स्ड डोरमेंसी, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। ये एनफोर्स्ड डोरमेंसी क्या है? एनफोर्स्ड डोरमेंसी होती है ड्यू टू द मिस डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों की वजह से दिक्कत आती है। भाई सीड के अंदर ना तो कोई जेनेटिक दिक्कत है, ना ही एनवायरनमेंट की समस्या है, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनफोर्स्ड है। हो सकता है डीपर प्लेसमेंट आपने कर दिया हो, डीपर प्लेसमेंट ऑफ द सीड, डीपर प्लेसमेंट ऑफ द सीड। सीड को आपने बहुत ज़्यादा गहराई में बो दिया, इतनी ज़्यादा गहराई में बो दिया कि ये जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा, ये आपका एनफोर्स्ड डोरमेंसी होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अपने डोरमेंसी अपन ने देख ली। और देखें, अब आ जाओ बीट डिसेमिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीट डिसेमिनेशन एक, जैसे कि मान लो मेरे फील्ड में बीट डिसेमिनेशन को समझो, जैसे कि मान लो ये बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ फोकस करो।
जैसे कि मान लो ये मेरा फील्ड है, ए का फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है खरपतवार, ये है वीड, ठीक। ये थोड़ा सा दूर जाकर एक दूसरा फील्ड है बी, ये ए फील्ड है, इसमें एक प्लांट लगा हुआ है जो खरपतवार है, ये दूसरा फील्ड है बी। अभी उसमें कोई खरपतवार नहीं है। अगले साल नेक्स्ट ईयर हमने देखा कि यही खरपतवार इस प्लांट के अंदर भी आ गया, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँचा? आखिर इस खरपतवार के जो सीड हैं, इसके जो सीड हैं वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके सीड इस दूसरी फील्ड में पहुँचे कैसे? ये जो मूवमेंट हुई है ये कैसे हुई? इसी मूवमेंट को कहते हैं क्या? वीड डिसेमिनेशन। वीड डिसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड फ्रॉम मदर प्लांट टू अनदर प्लेस। डिस्पर्सल ऑफ सीड फ्रॉम मदर प्लांट, फ्रॉम मदर प्लांट टू अदर प्लेस। तो ये कैसे मूव कर गए? क्या इनके ये चल के गए थे क्या? बिल्कुल। ये बहुत सारे तरीके से जा सकते हैं। ये तेज़ हवा चलेगी तो जो उड़ के जा सकते हैं, पानी से के साथ जा सकते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जो इनको वहाँ दूसरी जगह ले जाने में बड़ी मदद करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। आगे अपने स्लाइड दिए क्या? नहीं दी, चलो यहीं देखते हैं। 2 प्रकार का होता है। एक होता है एबायोटिक डिस्पर्सल, ठीक है, और एक होता है बायोटिक डिस्पर्सल। एक होता है एबायोटिक डिस्पर्सल और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जिसमें हवा के द्वारा हो सकता है, जिसमें पानी के द्वारा हो सकता है, ठीक है, जिसमें ग्रेविटी के द्वारा भी सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बायोटिक में, बायोटिक मतलब एनिमल्स यहाँ पर यूज़ होंगे, एनिमल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो बायोटिक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एबायोटिक की। एबायोटिक में सबसे पहले अपन बात करते हैं विंड की, ठीक है। देखो, एक होता है आपका एनीमोकोरी, एनीमोकोरी, ये किसमें है? एबायोटिक में ही है। एबायोटिक डिस्पर्सल, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे एनीमोकोरी। एनीमोकोरी में किसके द्वारा होगा? विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। मोस्ट कॉमन जो होता है वो यही होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है आपका? यही एनीमोकोरी। भाई जो बीज होते हैं, खरपतवार के सीड होते हैं, इतने छोटे होते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। उनमें से एक ये देखो आप, इसको बोलते हैं पेपस। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई बार आपको ये उड़ते हुए दिख गए होंगे, आपके आसपास से भी उड़ते हुए कभी गए होंगे। ये पेपस इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये पेपस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पेपस है और ये नीचे यहाँ पर रहते हैं सीड, ठीक। ये पेपस, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हवा में बहुत हल्की सी भी हवा चलेगी ना तो ये उड़ना शुरू कर देगा। एक तरह से हेलीकॉप्टर जैसा काम करता है। ये पंख जैसे होते हैं, ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, साथ में सीड भी ले जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पेपस। प्लांट है यहाँ पर ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, ये एग्जाम्पल है इसका। ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेपस पाए जाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है कोमोस, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। कोमोस इस तरह का बीच में एक सीड रहता है और चारों तरफ उसके ऐसे सफ़ेद कलर के पंख रहते हैं, इस तरह से। इतने ज़्यादा हल्के होते हैं कि थोड़ी सी भी हवा अगर आपके पास ना कभी आपने देखा होगा, जी सेंटर में रहता है इसका सीड, सेंटर में इतना हल्का होता है, थोड़ी सी भी तेज हवा चलती ना, आप अगर फूंक भी मार दोगे ना तो ये काफ़ी दूर तक उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कोमोस। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोमोस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोमोस। ये भी काय में हेल्प करता है आपका? एनीमोकोरी में। ये भी पेपस भी एनीमोकोरी में काम करता है। कोमोस ये भी इनकी वजह से, ये जो सफ़ेद सफ़ेद रंग दिख रहा है ना आपको, वाइट कलर के ये फीदरी पंख जैसे स्ट्रक्चर, यही इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अकेला सीड है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, लेकिन सीड को ले जाने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? कोमोस। कोमोस का एग्जाम्पल है आपका कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस स्पीसीज, ये एग्जाम्पल याद रखो। ये कोमोस किस में पाए जाते हैं? आपके कैलोट्रोपिस स्पीसीज में पाए जाते हैं। और देखो, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इनको कहते हैं बलून।
इनको क्या कहते हैं, बलून। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ये कैलेक्स होता है। ये क्या होता है, कैलेक्स। देखा ना फ्लावर के अंदर 3-4 पार्ट होते हैं अपने, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये कैलेक्स होता है, बाहर वाला पोर्शन होता है। इस कैलेक्स के अंदर पाए जाते हैं आपके ये सीड। ठीक है, तो अकेला सीड हो तो जाने में दिक्कत आएगी, लेकिन ये बलून टाइप का बन जाता है। इसके अंदर एयर भरी होती है, हवा भरी होने की वजह से बहुत हल्के हो जाते हैं। थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो ये रोल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, ऐसे स्ट्रक्चर को बलून बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखो आप, फाइसेलिस मिनिमा, फाइसेलिस मिनिमा। एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिस मिनिमा। ये एनीमोकोरी के एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये तो आ गया। और देखो यहीं पर देख लो, एक होता है आपका हाइड्रोकोरी। हाइड्रोकोरी में क्या होगा, जब पानी के द्वारा जाएंगे सीड एक जगह से दूसरी जगह पर। ये बहुत कम होता है इतना, क्योंकि पानी के द्वारा जाने का मतलब है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा होना है, फ्लावर भी थोड़ा ज़मीन से ऊपर ही आते हैं, तो पानी उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। हो सकता है दोनों कंडीशन काम कर जाए। एक वो आपका ग्रेविटी के द्वारा होता है, जिसको अपन बोलते हैं बैरोकोरी, बैरोकोरी बाय दी ग्रेविटी। जैसे कि मान लो प्लांट जो है वो काफ़ी टॉल हाइट का है, ये है, ये खरपतवार है, यहाँ फ्लावर लगा है, यहाँ से सीड जो है वो ज़मीन पे नीचे जाएगा ग्रेविटी के अफेक्ट में। मान लो यहाँ से नदी बह रही है या कोई छोटा मोटा नाला बह रहा है, तो यहाँ से बैरोकोरी से प्लांट उस नदी में जाएगा, उस पानी में जाएगा, और फिर इस पानी से हाइड्रोकोरी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस भी बनती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है आपका, एनीमोकोरी, हवा के द्वारा। ठीक, अब आ जाओ अपना बायोटिक। बायोटिक डिस्पर्सल। बायोटिक डिस्पर्सल मतलब इसमें एनिमल्स का, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ होगा। जिसमें देखो आप ये रही, कौन है ये, चींटियाँ, आंट, चाची लाल चाची, रेड आंट। ठीक है, चींटियों के द्वारा जब होता है अपना सीड डिस्पर्सल, वीड डिसेमिनेशन, तो इसको बोलते हैं मिर्मिकोकोरी। क्या बोलते हैं इसको, मिर्मिकोकोरी, मिर्मिकोकोरी। मिर्मिको, थोड़ी स्पेलिंग में देखो, इसको क्या बोलते हैं, मिर्मिकोकोरी। इसमें सीड डिस्पर्सल, सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, चींटियों के द्वारा जाएंगे, आंट के द्वारा जाएंगे। ये चींटियां हैं, जब भी इनको कोई फ्रूट वगैरह देखेगा, ये बहुत सारी चींटियां मिलकर उस छोटे से सीड को लेकर जाएंगे अपनी जगह पर, वहाँ पर उसके फ्रूट को खा लेंगे। बचेगा क्या, सीड, वो अकेला सीड रह जाएगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिर्मिकोकोरी। ठीक उसके बाद एक होता है जूकोरी। जूकोरी में किसके द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है जूकोरी में, एनिमल का 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन देखो, ये क्या है आपका, जूकोरी। जूकोरी में किसके द्वारा होता है आपका, एनिमल्स के द्वारा। अब एनिमल्स सीड को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक तो पेट के अंदर से जाए, शरीर के अंदर होकर, जिसको बोलते हैं एंडोजूकोरी। क्या बोलेंगे, एंडोजूकोरी। जिसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ये एक पक्षी, एक चिड़िया है, ये इसने क्या किया, इस खरपतवार के सीड को खा लिया, ये सीड इसके अंदर जाएगा, इसने क्या किया, ये फ्रूट खाया है, ये खाया इसने अंदर फ्रूट, इस फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा, ये इसके पेट में गया। अब अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ये गुड मॉर्निंग करेगी, ठीक है, पॉटी करने जाएगी। जब ये पॉटी करने जाएगी तो वहाँ से क्या निकलेगा, फ्रूट तो इसने खा लिया, सीड जो वो बाहर निकल जाएगा। अब भैया चिड़िया है, ये कौन है, बर्ड है, एक जगह तो रुकेगी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो यहाँ पर जिस जगह पर इसने खाया है वहीं पर तो ये पॉटी नहीं करने वाली, दूसरी जगह जाएगी। तो कहीं दूसरी जगह जाकर ये क्या करेगी, फीकल कर देगी, वहाँ पर अपना गुड मॉर्निंग करेगी, फ्रेश होने जाएगी, तो सीड बाहर निकलेगा। तो उसने क्या किया, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया, मतलब शरीर के अंदर गया है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोजूकोरी। क्या बोलते हैं इसको, एंडोजूकोरी। एक होता है शरीर के ऊपर चिपक कर जाना, जिसको बोलते हैं अपन इपीजूकोरी। इपीजूकोरी ये होता है बाय द सरफेस ऑफ द एनिमल, सरफेस ऑफ एनिमल। अब देखो आप लोगों ने पता नहीं शायद देखे हैं क्या नहीं देखे हैं, हम लोगों ने तो बहुत देखे हैं। 90 के दशक के जो लोग हैं ना, जिनका बचपन 90 के दशक का रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं।
नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, शायद मुश्किल ही है, लेकिन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, हम लोगों ने तो खेले भी हैं इससे। अब तो क्या है, लोगों ने गाय भैंसा पालना बंद कर दिया है, लेकिन हमारा जो एरिया है, और हम गांव में बहुत जाते थे रहने के लिए, तो जो मवेशी हुआ करते थे, गाय भैंस वगैरह, चरवाहे जो होते थे उनको चरवाने के लिए ले जाते थे, सुबह लेके जाते थे, शाम को सारी गाय भैंसों को वापस छोड़ जाते थे। तो ये जो जहाँ जाती थी चरने के लिए, वहाँ पर ये चिपक जाते थे इनके शरीर में। देखो इसमें छोटे छोटे कांटे से लगे हुए हैं, ये इनके शरीर में चिपक जाते थे, ठीक है। तो ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपनी सरफेस पर देखो कितने सारे लगे हुए हैं, इनकी सरफेस पर चिपक जाते थे, यहाँ से चिपके दूसरी जगह पर छोड़ दिया। इनको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? जैंथियम स्ट्रूमोनियम। इस खरपतवार का नाम क्या है? जैंथियम स्ट्रूमोनियम। इसके ये फ्रूट है, ये कोई सीड नहीं है, ये क्या है? फ्रूट है, इसके अंदर बीज होते हैं। तो ये इससे एनिमल से चिपक गए, अब ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर ये छोड़ जाते हैं, और कुछ तो अपने घर लेके आ जाते थे, फिर इनके शरीर से हम लोग निकाल कर एक दूसरे को मारते थे, फेंकते थे। तो ये खेल बन गया बच्चों के खेलने का। तो हम तो लोगों ने काफ़ी देखा भी और इसको काफ़ी खेला भी है इसके साथ। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का डिसेमिनेशन हो रहा है, एक जगह से सीड को हम दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, ये उसको कहते हैं एपीजूकोरी। एक होता है आपका एंथ्रोपोकोरी। एंथ्रोपोकोरी, एंथ्रोपोकोरी में होता है वाई दी ह्यूमन बीइंग। अभी तक हम एनिमल की बात कर रहे थे, अब इंसानों की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग भी खरपतवार के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं। आप फील्ड में कभी भी जाओ, हो सकता है आपके जूतों में चिपक कर आ जाए, आपकी शर्ट में चिपक के आ जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती है आपके स्वेटर में, सर्दियों का मौसम हो और आपके स्वेटर में, तो फिर देखो आप एक बार फील्ड में जाके देखो, खरपतवार वगैरह होंगे या कोई दूसरे सीड भी होंगे, पॉलन ग्रेन्स वगैरह होंगे, वो आपके स्वेटर में चिपक जाएंगे। तो इंसानों के द्वारा हो रहा है। और तो और आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द खरपतवार है ना, वो इंसानों की वजह से ही हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। भाई जो खरपतवार इंडिया के अंदर कभी थे नहीं, वो इंडिया के अंदर कैसे आए? इतना, जैसे मान लो कोई खरपतवार अमेरिका से इंडिया के अंदर आया है, अब उसके लिए ना तो कोई एनीमोकोरी पॉसिबल है कि इतना लंबा सफ़र हवा तो तय नहीं कर सकती, ना वो समुद्र के रास्ते आ सकते हैं, ना वो चल के आ सकते हैं। उनको लाया कौन? इंसान ही लेकर आए। अमेरिका से कोई खरपतवार इंडिया के अंदर कैसे आया? गलती से ही आया हो, लेकिन आया तो इंसान के द्वारा है। ऑस्ट्रेलिया से कोई खरपतवार आया, गलती से आया, लेकिन आया तो इंसान के द्वारा होगा। हवा के माध्यम से तो आ नहीं सकती, चींटियाँ लेकर आ नहीं सकती, चिड़ियाँ लेकर आ नहीं सकती, कोई जानवर वगैरह एपीजूकोरी हो नहीं सकती, एंडोजूकोरी हो नहीं सकती। वहाँ पर क्या है, सिर्फ इंसान ही है जो इतनी लंबी दूरी तक उस खरपतवार को लेके जा सकता है। तो वो सब ज़्यादातर आज की डेट में जो खरपतवार की हम समस्या से जूझ रहे हैं, वो सब एंथ्रोपोजूकोरी का ही नतीजा है। भले ही गलती से आए हों, लेकिन आए तो इंसानों की वजह से ही है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो बात की हमने वीड की, कुछ बेसिक बातें थी, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।